हाइड्राइड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड, दूसरे को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट हाइड्राइड और तीसरे को बोलते हैं हम लोग मेटालिक हाइड्राइड। ये मैंने आपको पढ़ के आने के लिए बोला था। कितने लोग पढ़ के आए? कॉपी में से टेक्स्ट में से पढ़ के आने के लिए बोला था। आयोनिक आता है, बोलो। What is the meaning of crystalline? Crystalline the solid in which particles are like. So ionic hydride will most of the P block elements के साथ. P block. ना S block element, sorry, S block elements. तो फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड ड्यू बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ S block विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो भी हाइड्राइड्स S block एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच में होते हैं उसको हम बोलते हैं आयोनिक। इसका रीजन ये होगा S block एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है ये जनरली मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। और जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है? नॉन मेटल। The bond between metal and non-metal will be ionic and that's why these hydrides are considered as ionic hydrides। दूसरी बात, ये जो होते हैं these are crystalline solid। कौन से सॉलिड होते हैं? क्रिस्टलाइन। और ये आयोनिक कंपाउंड्स है और आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा ये कैसा होता है? हाई होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो ये इजीली इवेपोरेट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। और इजीली इवेपोरेट नहीं होंगे मतलब ये जो मॉलिक्यूल रहेगा ये कैसा रहेगा? नॉन वोलेटाइल। कैसा रहेगा? नॉन वोलेटाइल। दूसरी बात, आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो इफ हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास NaCl है या आयोनिक कंपाउंड है और ये आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो ये कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा? देखो, कंडक्टिविटी शो करने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि उसके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो उसके पास आयंस होने चाहिए। जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो Na और Cl जो रहेगा वो कनेक्टेड रहेगा। जब मोल्टन स्टेट में आएगा तो Na अलग हो जाएगा और Cl जो रहेगा वो अलग हो जाएगा। तो ये मोल्टन स्टेट में जो होते हैं ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं और ये आयोनिक फॉर्म में होने की वजह से ये क्या करेंगे? कंडक्टिविटी को शो करेंगे। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? ओके, डेंसिटी will be higher than metal। एग्जाम्पल, आयोनिक हाइड्राइड का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ NaH। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ आयोनिक हाइड्राइड? बोल सकता हूँ? ओके, इफ हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा? Na प्लस एंड H माइनस। अब ये Na प्लस पहले Na के फॉर्म में था तो Na से क्या हुआ? Na प्लस। अब इस Na और Na प्लस दोनों में से किसका मास ज्यादा होगा?
Na और Na प्लस इन दोनों में से किसका मास ज्यादा होगा और क्यों? मास सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एटॉमिक मास नंबर 23 है और इसका भी एटॉमिक मास नंबर 23 है। इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा? Na का साइज बड़ा होगा। क्यों? 281 और ये कितना है? 28। नंबर ऑफ शेल कितने हैं? नंबर ऑफ शेल कितने हैं? तो जब Na is converted into Na plus तो उसका साइज बढ़ेगा या कम होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? सही है? ओके। What is the formula of density equals to mass upon volume? In case हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हैं और मास को चेंज करते हैं, तो जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगा। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ हम मास को कांस्टेंट लेते हैं और वॉल्यूम को चेंज करते हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। जब ये S ब्लॉक का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के हाइड्राइड बनाता है तो Na न्यूट्रल से किस में जाएगा? +1 में। न्यूट्रल से किस में जाएगा? +1 में। और जब ये न्यूट्रल से +1 में जाएगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा और मास कांस्टेंट होगा। तो ये वाली टर्म जो है ये कैसी है? कांस्टेंट। ये वाली टर्म जो है वो चेंज हो रही है। जब यहाँ से इधर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा और इसीलिए ऐसा कहा जाता है इसका डेंसिटी बाद में बढ़ता है। ओके, ठीक है। डेंसिटी विल बी हायर देन मेटल, मतलब जिस मेटल को हमने यूज किया था उसके कंपेयर में यहाँ पे जो मेटल रहेगा हाइड्राइड के फॉर्म में, इस मेटल का डेंसिटी ज्यादा होगा। कैसे जस्टिफाई करोगे? इस फॉर्मूला को यूज करोगे। समझा नहीं समझा? इन केस Na बिकम Na-1 क्या होगा? क्या होगा? ये था 2A1, ये क्या होगा? 2A2। अब मुझे बताओ दोनों में से किसका वॉल्यूम बड़ा होगा? सेम होना चाहिए, कॉमन सेंस है, लेकिन ये गलत है। रूल नंबर 1, जिसके पास नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं उसका साइज बड़ा होता है, जिसके पास नंबर ऑफ शेल कम है उसका साइज छोटा होता है। सही है? जब नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज छोटा होता है। इसका न्यूक्लियर चार्ज है +11, इसका भी न्यूक्लियर चार्ज है +11। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब एटॉमिक नंबर। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज है +11, इसका न्यूक्लियर चार्ज है +11, दोनों का न्यूक्लियर चार्ज सेम है। रूल नंबर 2 भी किसी काम का नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 कब अप्लाई करते हैं? जब नंबर ऑफ शेल भी सेम हो और न्यूक्लियर चार्ज भी सेम हो। तब हमने बोला था जिसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका साइज बड़ा होगा। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 2। सही है? तो इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। तो वॉल्यूम बड़ा ही कम होगा? बड़ा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। तो इन केस जो हाइड्राइड बना रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। देखो एक पॉसिबिलिटी है, Na is converted into Na+1, सेकंड Na is converted into Na-1। माना ये हाइपोथेटिकल है, उसको नहीं देखना है हमको, बस यही देखना है कि चेंज कैसे होगा। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 दैट इज -1। 0 से +1 हुआ, साइज बढ़ा या कम हुआ? जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज कम होता है और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा। तो हम इधर जाते हैं, साइज के हिसाब से देखेंगे तो Na और Na+ किसका साइज बड़ा है? Na का। हम यहाँ पे देखेंगे साइज ऑफ Na एंड Na-1 किसका साइज बड़ा है? Na-1।
रही बात मास की, तो इसका भी मास रहेगा 23, इसका भी मास रहेगा 23, इसका मास है 23, इसका मास है 23। तो मास वाला फैक्टर तो कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा? वॉल्यूम। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसका साइज कम होगा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो उसका साइज बढ़ेगा, और जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, और जब उसका वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। समझा नहीं समझा? तो ये जो आयोनिक हाइड्राइड्स है, इसमें हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और इसीलिए उसका साइज जो रहेगा वो कम हो जाएगा, और उसका साइज होने की वजह से उसका डेंसिटी जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। ये डेंसिटी उस एलिमेंट का है जिस एलिमेंट ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। इन केस मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ऐसे, क्या बोलोगे? इसमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किसने बनाया? तो मान लेते नहीं आयोनिक में कोई भी कंपाउंड हो, उससे मतलब नहीं है, जनरल कंसेप्ट देखा हमने। इसमें हाइड्रोजन के साथ किसने बॉन्ड बनाया? Cl। Cl नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। तो हम कंपेयर करेंगे Cl न्यूट्रल से Cl -1 बना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 and 7। इसका होता है 2 8 and 8। आप मुझे बताओ इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, Cl न्यूट्रल का या Cl -1 का? Cl -1 का। तो यहाँ से यहाँ पे गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और इसके डेंसिटी जो रहेगा वो कम होगा। समझा नहीं समझा? ये हम किसके डेंसिटी की बात कर रहे हैं? उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इन केस हम यहाँ पे इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होगा? कौन कहाँ पे मिलेगा? एस ब्लॉक का मेटल कहाँ पे मिलेगा और हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा? इसका कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जिसका NaH। ठीक है, तो इन केस में यहाँ पे NaH लिखता हूँ, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा Na+ और बन जाएगा H-। दो ही है, तीसरा कोई नहीं है। तो क्या होगा? हमारे पास रहेगा एनोड जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, इसके पास कौन आएगा? एक ही नेगेटिव है, कोई कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन नहीं होगा तो ये H- यहाँ पे आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मिलेगा हाफ मोल्स ऑफ। कहाँ पे मिला? डिपोजिशन हुआ, लिबरेशन हुआ। ओके है। फिर रिएक्शन किसका देखेंगे? कैथोड का। कैथोड के ऊपर कौन आएगा? कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था? ये गेन कितना करेगा? और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? Na कौन से स्टेट में? सॉलिड हाइड्रोजन गैस। अब मुझे बताओ Na का डिपोजिशन हुआ, लिबरेशन हुआ? डिपोजिशन। कहाँ पे हुआ? समझा नहीं समझा? तो एक हम लोग ऐसा करते हैं, इस आयोनिक हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट हमको एनोड पे भी मिलेगा, प्रोडक्ट हमको कैथोड पे भी मिलेगा। इन केस हम बात करते हैं एनोड पे कौन मिलेगा? हाइड्रोजन। कैथोड पे कौन मिलेगा? मेटल, कोई भी मेटल। ठीक है यहाँ तक? यस। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्राइड्स है, ये आयोनिक हाइड्राइड्स, कौन? आयोनिक हाइड्राइड, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होते हैं, और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, जैसे लिथियम, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सब बताया कुछ टॉपिक मैंने पहले खत्म कर दिए थे ताकि यहाँ पे उसको रिपीट करने की जरूरत ना हो गया? एक और बात, ये जो आयोनिक हाइड्राइड्स है ये एसिडिक रहेंगे, बेसिक रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे? कल बताया था मैंने, NaH जो होता है इसका रिएक्शन जब H2O के साथ करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा NaOH, साथ में क्या मिलेगा? सही है? ओके। अब एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी S ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। और इनके साथ बॉन्ड बनाने के बाद जो हाइड्राइड बनेगा उस हाइड्राइड को हम बोलेंगे आयोनिक हाइड्राइड। ठीक है, एक्सेप्शनली यहाँ पे दो लोग आते हैं, कौन?
बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं ये डायमर फॉर्म में होते हैं, बाकी के जो हाइड्राइड्स हैं सॉरी पॉलीमर, और बाकी के जो हाइड्राइड्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे मोनोमर के फॉर्म में। ये सभी के सभी आयोनिक्स होते हैं, लेकिन इनके जो हाइड्राइड्स रहेंगे इनमें आयोनिक कैरेक्टर बहुत कम रहेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, ठीक है। और आयोनिक कैरेक्टर कम वाले 3 लोग होते हैं, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। इन तीनों के जो हाइड्राइड्स है इनमें आयोनिक कैरेक्टर कम होता है और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्यों? साइज बहुत छोटा है, और साइज बहुत छोटा रहेगा तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, आयोनिक कंपाउंड कंडक्टिविटी शो करते हैं कब? मोल्टन स्टेट में। कब नहीं करेंगे? इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आयोनिक कंपाउंड्स है और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कब कंडक्टिविटी शो करेंगे और कब कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। एक बार देख लो, आसान क्वेश्चन पूछता हूँ इसी में से। इनके जो हाइड्राइड्स रहेंगे वो स्टोइकोमेट्रिक रहेंगे कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक रहेंगे? क्यों? इको ग्रुप नंबर 1 का है तो उसके पास एक मेटल और एक हाइड्रोजन होगा। इको ग्रुप नंबर 2 का होगा तो उसके पास एक मेटल होगा और 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इनका रेशियो जो रहेगा वो कैसा रहेगा? फिक्स होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे M जो है वो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तो ये होगा Mn। if हम M को ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट मान के इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? समझा नहीं समझा? ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनका रेशियो जो फिक्स रहेगा, ग्रुप नंबर 1 में 1:1 रहेगा, ग्रुप नंबर 2 में 1:2 रहेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसे स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड क्या बोलेंगे? स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। लिखिए चलिए। इट इज हार्ड, ये हार्ड होते हैं, हार्ड सॉलिड।
कितने पॉइंट्स हो गए? 8 देखोगे? मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लाइन लिखना है। ठीक है, चलिए स्टॉप राइटिंग। लुक हियर, पहला हो गया, सेकंड कौन सा है? कोवैलेंट हाइड्राइड। पहला पॉइंट मैं बता देता हूं, इसमें क्या था? एस ब्लॉक विथ हाइड्रोजन, इसमें रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन। ये क्या थे? मेटल्स और नॉन मेटल्स। पी ब्लॉक में मोस्ट ऑफ द कौन प्रेजेंट है? नॉन मेटल्स, और हाइड्रोजन कौन सा है? नॉन मेटल। इसका मतलब इनका नेचर जो रहेगा ये कौन सा रहेगा? कोवैलेंट। ठीक है, अब आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? आयोनिक। और इसके कंपेयर में कोवैलेंट बॉन्ड जो रहेगा वो कैसा रहेगा? वीक होगा। और जब कोवैलेंट बॉन्ड वीक होगा तो वह जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसको यहाँ लिखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था और इसीलिए ये नॉन वोलेटाइल। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसीलिए ये कैसे रहेंगे? वोलेटाइल। सही है। इनमें मेटल्स है, इनमें आयंस है और इसीलिए ये कंडक्टिविटी को शो करते हैं। इनके पास आयन नहीं है और इसलिए ये वेरी लो कंडक्टिविटी शो करते हैं, कंडक्टिविटी नहीं के बराबर शो करते हैं। इसीलिए पूछा कंडक्टिविटी नहीं के बराबर क्यों शो करते हैं, तो क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी शो करने के लिए दो बातें होनी चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो आयन। इसके पास दोनों नहीं है। ठीक है, डेंसिटी will be lower than non-metal। ये समझाया था मैंने, कौन सा एग्जांपल दिया था?
HCl वाला, कौन सा एग्जांपल दिया था? HCl वाला। इन केस हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे HCl का किया है, इसका HCl डिसोसिएट करेंगे H प्लस एंड Cl माइनस, ये रहेगा एनोड और ये रहेगा कैथोड। एनोड पे कौन जाएगा? Cl, जाके करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा Cl विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज स्टेबल इन डायटोमिक फॉर्म। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो कौन गेन करेगा? H प्लस। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा? H2 कितना? हाँ, हो गया। तो एनोड पे कौन मिला? Cl2। कैथोड पे कौन मिला? और ये तो ये कौन से स्टेट पे है? गैस। ये कौन से है? गैस। दोनों का क्या हुआ? लिबरेशन। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद एनोड के ऊपर मिलेगा हमको नॉन मेटल और कैथोड के ऊपर कौन मिलेगा? हाइड्रोजन। सही था गलत लिखा? उल्टा हो गया। ओके, ठीक है। इट विल बी स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। The hydrides of covalent hydrides will be stoichiometric, non-stoichiometric. हाँ, stoichiometric. कैसे लिखा था हमने? ओके, टेक्स्ट बुक क्लोज कर दो सामने। टी ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स है? 13 to 17। ओके, 13 ग्रुप कितने बॉन्ड बनाता है? 13 ग्रुप का एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है? तो 14 का 3। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन कौन से इसमें आता है? 14 में। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? लेकिन CH4 में तो 4 बनाए ना, CO2 में भी तो 4 ही बनाए। ये ऐसा होता है ना, CO2 O अटैच टू C अटैच टू 4 बॉन्ड बनाए ना, ये गलत है। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 13, 14, 15, 16, 17। 18 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर 13 की। वैलेंसी कितना होता है? 3। तो हम यहाँ पे रेशो देखेंगे किसके बीच का? नॉन मेटल और हाइड्रोजन के बीच का रेशो। पहले मैं बात करता हूँ ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट बॉन्ड कितने बनाएगा? 3। तो हाइड्रोजन कितने यूज करते होंगे? 3। तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:3। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं PH3। एग्जाम्पल लिखा मैंने PH3। हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 की। एग्जाम्पल के लिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इनका रेशियो क्या होगा? 1:4। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा CH4। ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं, कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3। तो रेशियो क्या रहेगा? 1:3 और एग्जाम्पल रहेगा NH3। ग्रुप नंबर 16 कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। तो रेशियो कितना रहेगा? 1:2। तो एग्जाम्पल रहेगा OH2 या H2। ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं, तो बॉन्ड कितने बनाते हैं? 1। तो रेशियो कितना रहेगा? 1:1 और एग्जाम्पल जो रहेगा वो रहेगा ClNC या तो HCl। ये समझा नहीं समझा? अरे ठीक है, हाँ देखो, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट बोरॉन है, उसका वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा? B1H3, तो ये रहेगा BH3। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। तो कार्बन का वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा? C1H4, तो क्या बनेगा? CH4। ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? 3 और हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या मिला? NH3। समझा नहीं समझा? तो ऐसे इनका रेशियो जो रहेगा वो कैसा रहेगा? फिक्स। ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 15 रेशियो क्या है? 1:3।
ग्रुप नंबर 14 का रेशियो रहेगा 1:4, ग्रुप नंबर 16 का रहेगा 1:2 और ग्रुप नंबर 17 का रहेगा 1:1। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितने कैटेगरी में? 3। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरों को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और तीसरे को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ये कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन, ओके। ये वाला जो ग्रुप नंबर 13 वाला BH3 will be electron deficient, electron rich, electron precise। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों? क्योंकि बोरॉन में कितने बॉन्ड बनाए? 3। एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। तो 3 बॉन्ड के कितने होंगे? 6। इसका मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। तो ये जो रहेगा ये रहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ग्रुप नंबर 13 के। ग्रुप नंबर 14 का हाइड्राइड से CH4। एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर है? नहीं है। नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो ग्रुप नंबर 14 के जो हाइड्राइड्स रहेंगे सभी के सभी वो रहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 की। इलेक्ट्रॉन, ओके। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए। साथ में कौन है? कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स विद लोन पेयर है और 8 इलेक्ट्रॉन्स विद लोन पेयर है। इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये किसमें आएगा? व्हाट अबाउट ग्रुप नंबर 16? ये समझा नहीं समझा? किसको नहीं समझा? इलेक्ट्रॉन रिच की वो समझ में आ रहा है कैसे? नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर है। ठीक है। 2 2 4 2 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स विद लोन पेयर है और इसीलिए हमने इसको बोला है कि वो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच का काम करेगा। ग्रुप नंबर 16 में कौन है? H2O। इनडायरेक्टली है क्या? H2O। स्ट्रक्चर क्या होगा? H attached to O attached to H attached to lone pair attached to lone pair। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड के 4। एक लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर के 4 तो लोन पेयर के 4 बॉन्ड पेयर के 4 कितने हो गए? 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स विद लोन पेयर है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। तो ग्रुप नंबर 16 जो रहेगा इसके भी हाइड्राइड्स जो रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच रहेंगे। व्हाट अबाउट CH4 सॉरी HCl? दिस इज H attached to Cl with 1 lone pair with 2nd lone pair with 3rd lone pair। इलेक्ट्रॉन रिच। Cl ने कितने बॉन्ड बनाए? 1। लोन पेयर कितने हैं? 3। एक बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर के 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स विद लोन पेयर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये रहेगा इस प्रकार से। ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13 के जितने भी हाइड्राइड्स होंगे वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ग्रुप नंबर 14 के जो हाइड्राइड्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे। लेकिन ग्रुप नंबर 15 16 और 17 के जो हाइड्राइड्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच रहेंगे। समझा नहीं समझा? इसको फाइंड करने का सिंपल ट्रिक बताया था मैंने। कौन सा? पहला, इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन 8। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू 8। इसको बोला था इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन 8। तो इसको बोला था इलेक्ट्रॉन रिच। और चौथी कंडीशन, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 8 विद लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। इसको बोला था इलेक्ट्रॉन रिच। ये 4 कंडीशंस है जहां से ये पता लगा सकते हैं कि हमने जो मॉलिक्यूल बनाया है या हमको जो मॉलिक्यूल दिया है वो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, इलेक्ट्रॉन
प्रिसाइज रहेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट रहेगा, एक बार देख लो। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा, ये नॉर्मल सॉलिड्स होता है और ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द लिक्विड है तो गैसियस स्टेट में होते हैं। क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए पार्टिकल पास है इसलिए सॉलिड स्टेट में है। इसमें ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है और इसलिए पार्टिकल्स ऑलरेडी दूर होंगे। एग्जांपल के लिए आप ग्रुप नंबर 16 को लेते हैं, कौन कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। पहले किसने बनाया? तो ये बन जाएगा H2O। दूसरा कौन सा होगा? H2S। कौन कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इसको नहीं करते, रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं थोड़े से। ये क्या रहेगा? H2Se और ये क्या रहेगा? H2Pe। ये सभी के सभी हाइड्राइड जो है ये वोलेटाइल है और इजीली इवेपोरेट होते हैं, ठीक है? तो ये सभी के सभी हाइड्राइड्स आर वोलेटाइल एक्सेप्ट कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 के सभी हाइड्राइड जो है वो वोलेटाइल है एक्सेप्ट कौन? H2 ऑक्सीजन का। अब वोलेटाइल की वजह का रीजन क्या होना चाहिए? इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो इजीली इवेपोरेट होंगे और जो इजीली इवेपोरेट होगा वो क्या कहलाएगा? ये क्यों नहीं है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ग्रुप नंबर 16 के सभी हाइड्राइड वोलेटाइल है तो H2O क्यों नॉन वोलेटाइल है? इसका रीजन ऐसा है, H2O जो है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? H बॉन्डिंग, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता है और इसीलिए ये बाकी गैसीय स्टेट में होते हैं और ये लिक्विड स्टेट में होता है। दैट इज द रीजन। हाँ, HF को कंसीडर करेंगे। मैं ग्रुप नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसमें भी नॉन वोलेटाइल है, ठीक है? ऐसे समझा? क्वेश्चन क्या था? ग्रुप नंबर 16 के सभी हाइड्राइड वोलेटाइल है एक्सेप्ट ऑक्सीजन का हाइड्राइड। वो कौन सा है? H2O। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? H बॉन्डिंग को बनाता है। क्या बनाएगा? H बॉन्डिंग को बनाएगा। एक बार देख लो पॉइंट्स को। हाँ, एक पॉइंट और छूट गया था। जब इनका नाम लिखते हैं तो इसके नाम के जो सफिक्स होता है वो यूज करते हैं ANE। क्या यूज करते हैं? ANE। जैसे बोरॉन का हाइड्राइड क्या यूज किया था? बोरेन। सिलिकॉन का हाइड्राइड, सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है? तो सिलिकॉन आता है ग्रुप नंबर 14। तो रेशो क्या रहेगा? 1:4। देखो ये बात कहीं ना कहीं काम आएगी, भले आपको लगता है सर में क्या लिखा है लेकिन काम की है। तो ये बन जाएगा SiH4। इसको बोलते हैं सिलेन। क्या बोलेंगे? सिलेन। इसी ग्रुप का एक और आता है कार्बन, जिसको हम लिखेंगे CH4। इनके लिए आता है एल्केन।
क्या आता है, एल्केन, या तो इसको लिखेंगे मीथेन। तो एंडिंग में क्या आता है, एन। तो नॉर्मली एन ये लिखना चाहिए, इसके लिए कोवेलेंट हाइड्राइड्स के लिए, बट बहुत सारे कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। एग्जांपल के लिए NH3, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो इसका कमर्शियल नेम ज्यादा फेमस है कंपेयर टू नॉर्मल नेम। दूसरा H2O, इसको हम लोग वाटर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे भी हम ANE को नहीं लगाते हैं, लेकिन जनरली क्या लगाना चाहिए, ANE लगाना चाहिए। तो ये वो कंपाउंड है जहाँ पे ANE लगाते हैं, और ये वो कंपाउंड है जहाँ पे ANE नहीं लगाते हैं। ठीक है, लिख लो। तो आपको करने के लिए बोला था, जाने दो, तो बोला था आपको रीड करने के लिए, एक लेक्चर चला गया। जेडब्ल्यू में एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन जनरली उन बातों के ऊपर नहीं आता है जो कॉमन है, क्वेश्चन उसके ऊपर आता है जो बाकी लोगों से डिफरेंट है। जैसे मैंने ग्रुप नंबर 16 वाला एग्जांपल दिया, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉमन के हिसाब से जाते हैं, लेकिन आने वाला आंसर उल्टा आता है। कल इसी प्रकार का एग्जांपल दिया था BF3 वाला, हमको लगता था कि वो डायमर होना चाहिए, लेकिन रियल में वो मोनोमर होता है। तो हर थ्योरी के एंड में उसके एक्सेप्शन देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन के ऊपर ही ज्यादा आता है, क्योंकि उनको पता होता है 90% स्टूडेंट सीक्वेंस के हिसाब से जा रहे हैं, और बचे 10% जो सही में सोचेंगे। तो आप खुद को काउंट कर लो, 90 में हो कि 10 में हो, कोई नहीं। एक काम कर लो, स्टॉप राइटिंग कर लो, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर लिखते बैठो एक साथ, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है मेटालिक। क्या आएगा, मेटालिक। पहला जो था वो S ब्लॉक प्लस हाइड्रोजन, दूसरा था P ब्लॉक प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या होना चाहिए, D एंड F ब्लॉक प्लस हाइड्रोजन, सही है। उसके बाद इसमें डायरेक्टली बॉन्ड नहीं होता है, उसमें डायरेक्टली बॉन्ड होता था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। कल एग्जांपल क्यों बताया तुमने, ठीक है। सेकंड थिंग, डी ब्लॉक में कितने कितने ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप नंबर 3 तो ग्रुप नंबर 12। इनमें से ग्रुप नंबर 3 to 5 मोस्ट कॉमन है,
मतलब इनमें हाइड्राइड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 5 के जितने भी एलिमेंट्स है सभी हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन उनका रेशो जो रहेगा वो फिक्स नहीं होगा। ग्रुप नंबर 6 में से ओनली क्रोमियम जो है ये हाइड्राइड बनाता है, बाकी के एलिमेंट्स नहीं बनाएंगे। क्या बोला मैंने? ग्रुप नंबर 3 to 5 में सभी के एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सभी के सभी हाइड्राइड बनाएंगे। ग्रुप नंबर 6 में ओनली वन एलिमेंट ऐसा है जो हाइड्राइड बनाएगा, वो कौन सा है? क्रोमियम। उसके बाद ग्रुप 7 से लेकर ग्रुप 9 में कोई हाइड्राइड नहीं होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैस। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड गैस। ठीक है, रीजन ऐसा है, ये जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये इंटरस्टिशियल होता है। क्या होता है? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब गैप में आना। अब देखो, यहाँ पे भी 3 बैठे हैं, यहाँ पे भी 3 बैठे लोग, इसमें 2 स्टूडेंट के बीच में गैप ज्यादा है, उसमें 2 स्टूडेंट के बीच में गैप कम है। तो मैं किसी छोटे बच्चों को यहाँ बिठा सकता हूँ, लेकिन वहां नहीं। अब किसी ने पूछा आपने यही बिठाया, वहां क्यों नहीं बिठाया? तो उसका रीजन क्या होगा? भले ही यहाँ पे भी 3 लोग बैठे हैं, वहां पे भी 3 लोग पहले से बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो इतना सफिशिएंट है कि हम किसी को वहां बिठा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है? उसमें क्या है? वो इंटरस्टिशियल स्पेस इतना सफिशिएंट नहीं है कि वहां पे हाइड्रोजन फिक्स हो सके, और इसीलिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 7 से लेकर ग्रुप नंबर 9 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो हाइड्राइड को नहीं बनाते हैं। ये बताया था मैंने। क्या होता है इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब? क्या होता है? The vector space present between two particles। ठीक है, यहाँ पर। और हाँ, ऑक्लूजन आता है। नाम सुना है ऑक्लूजन का? ठीक है, इसका मतलब होता है एडसॉर्प्शन ऑफ गैस on metallic surface is called as occlusion। 2 बातें, एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, क्या फर्क है? एडसॉर्प्शन का मतलब, देखो ये जो सब्सटेंस है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ये जो बाउंड्री है इसको मैं बोलता हूं सरफेस। क्या बोलता हूँ? सरफेस। और इनसाइड का जो पार्ट है इसको बोलता हूं मैं बल्ब। हल्क नहीं, बल्ब। क्या बोला है? बल्ब। अब मैंने इस बॉल को, इस सब्सटेंस, इस बॉल को किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस सॉल्यूशन में डाल दिया। सॉल्यूशन में डालने के बाद उसके जो सॉलिड पार्टिकल है वो अंदर नहीं गए, सरफेस के ऊपर ही है। कहाँ नहीं गए? अंदर नहीं गए, वो सरफेस के ऊपर है। तो इसको क्या बोलेंगे? एडसॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन सरफेस के ऊपर ज्यादा है कि बल्ब में ज्यादा है? सरफेस पे। तो जब कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। इन केस जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो अंदर चले गए तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन। अब हमने कोई जेल जो है, क्रीम है, लोशन, वो लगा दिया, देखो ऑयल लगा दिया। आफ्टर सम टाइम वो ऑयल जो रहेगा वो कहां चला गया? इनसाइड में। इसका मतलब अभी जो ऑयल है वो सरफेस के ऊपर है कि बल्ब में है? तो इसको हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। जो टाल्कम पाउडर आता है वो मैंने हाथ के ऊपर डाल दिया, ये पाउडर अंदर जाएगा?
ये कहाँ रहेगा? तो इफ एक्यूमुलेशन सरफेस के ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन, और इफ वो बल्ब के अंदर चले जाता है तो उसको बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं वो स्पेसिफिक गैस को अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करते हैं। ये क्यों करते हैं 12th में पता चलेगा, अभी के लिए नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ऑक्लूजन का मतलब होता है एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटालिक सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। अब देखो रस्टिंग किसका होता है? रस्टिंग किसका होता है? मेटल corrosion is a general concept, rusting is a specific with iron। अब क्वेश्चन ये आता है रस्टिंग आयरन का ही क्यों होता है? मतलब हमने किसी आयरन को रॉड के बाहर रख दिया तो वो क्या होगा, जब बारिश का पानी आएगा तो उसका रस्टिंग होगा। उसके साथ तो और मेटल थे, उसका रस्टिंग क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब रस्टिंग इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस एप्लीकेबल फॉर। वैसे ही हर किसी मेटल का नेचर अलग अलग होता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन गैस को अपने सरफेस के ऊपर बुलाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को अपने सरफेस के ऊपर बुलाएंगे, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस के ऊपर बुलाएंगे। हर किसी का स्पेसिफिक नेचर होता है। ठीक है, अब नॉर्मल, अब मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो डस्टर है, इस डस्टर के सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल? एडसॉर्प्शन। तो यहाँ पे ऑक्लूजन होता है किसका? ऑक्सीजन का, इस मेटल के सरफेस के ऊपर। अब जब भी मुझे ऑक्सीजन चाहिए किसी रिएक्शन में, तो मैं क्या करूंगा? इस मेटल को ही रिएक्शन में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेटल के सरफेस के ऊपर क्या है? ऑक्सीजन। तो जैसे मैं इसको सॉल्यूशन में डालूंगा तो इसमें से कौन निकलेंगे? ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन क्या करेंगे? रिएक्शन करने के काम आएंगे। ठीक है, अभी मैंने बोला मुझे कुछ रिएक्शन करना है, उस रिएक्शन को करने के लिए मुझे हाइड्रोजन की जरूरत है, और मेरे पास 3 एलिमेंट है, 3 मेटल है, मेटल ए, मेटल बी और मेटल सी। मेटल ए के सरफेस के ऊपर O2 एडसॉर्ब है, मेटल बी के सरफेस के ऊपर H2 और मेटल सी के ऊपर N2। और मुझे रिएक्शन में हाइड्रोजन की जरूरत है, तो इनमें से कौन से मेटल को यूज करूंगा? बी को यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? समझा नहीं समझा? उस दिन मैंने एक रिएक्शन लिखा था जिसमें मैंने बोला था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कन्वर्ट करना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या देना पड़ेगा? H2 देना होगा, क्योंकि यहां से इधर जाएंगे तो एक H2 का फर्क है। और ये H2 देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था प्लेटिनम, पलाडियम और निकेल। तो ये 3 ऐसे मेटल हैं, ये अपने सरफेस के ऊपर इसको एडसॉर्ब करते हैं हाइड्रोजन को, इसको एडसॉर्ब करते हैं हाइड्रोजन को। और इसीलिए जब भी हमको किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है तो हम इसको याद करते हैं कि भाई तू आ जा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब ये मेटल अपने आएगा तो मेटल अपने साथ किसको लेके आएगा? और ये हाइड्रोजन है कहाँ पे? उसके सरफेस पे। और इसके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन का एडसॉर्प्शन होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्लूजन। समझा नहीं समझा? ये स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर मेटल के सरफेस के ऊपर ही पर्टिकुलर गैस का एडसॉर्प्शन होगा, हर किसी के सरफेस के ऊपर इसका एडसॉर्प्शन नहीं होगा। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन में इसकी जरूरत है तो इन तीनों में से किसी एक को बुला देना। किसको? निकेल, प्लैटिनम और पलाडियम। ठीक है, तो ये है मेटालिक। मेटालिक का दूसरा नाम आता है इंटरस्टिशियल। क्यों ऐसा कहा होगा? क्यों ऐसा कहा होगा? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के ऊपर है, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। ठीक है, देखो एक बार